बच्चों क्वेश्चन नंबर 21. A galvanometer has a resistance of 3663 ohm. A shunt S is connected across it such that 1 by 34 of the total current passes through the galvanometer. Then the value of shunt is. बस आप ये याद रखिए कि ये वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर के जो सवाल होते हैं इनको बस आप ऐसे मानिए कि ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के, और बहुत हद तक तो V इज इक्वल टू आई आर कॉन्सेप्ट लगा कर ये सॉल्व हो जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 3663 ओम है और पैरेलल में एक ब्रांच लगा दी है जिसमें कोई रेजिस्टेंस S है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जो भी मेन करंट यहाँ से आ रही है उस मेन करंट का 1/34 जो हिस्सा है वो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है। मतलब अगर I करंट आ रही है तो I/34 गैल्वेनोमीटर में जा रही है और बाकी बची हुई I माइनस I/34 ये पैरेलल ब्रांच से निकल जाती है। बस पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है बच्चों। गैल्वेनोमीटर आप देख सकते हो उस टाइम, ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये जो शंट है ये पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम। गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल को मैं क्या लिखूंगा, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, दैट मीन्स I/34 मल्टीप्लाइड विद 3663 और जो शंट है उसके पोटेंशियल को लिखेंगे करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो I माइनस I/34 दैट मीन्स 33 I/34 एलसीएम लेके कर दिया ना, I माइनस I/34 को, तो 33 I/34 मल्टीप्लाइड विद S। तो ये 34 कैंसिल हो जाता है और I से I कैंसिल हो जाता है और जो S की वैल्यू आपकी आती है 3663 अपॉन 33। 3663 डिवाइडेड बाय 33, ये एग्जैक्टली 111 ओम होगा। सेकेंड, wire has a resistance of 12 ohm. It is bent in the form of a circle. तो इस तरह से एक वायर और उसको हमने पूरा सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। इस पूरी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब आप डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट्स ले लीजिए और उनके बीच में आर इक्विवेलेंट बताना है। अगर इन 2 पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट बताना है तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट से करंट एंट्री करे और इस पॉइंट से करंट एग्जिट ले तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो टोटल इसका जो रेजिस्टेंस था वो 12 ओम था, पूरे सर्कल का 12 ओम, क्योंकि ये जिस वायर से बना है वो 12 ओम की है। तो इधर का रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम और आधा इधर का हो गया 6 ओम, टोटल मिला के 12 था। और अब हो ये रहा है कि ये जो करंट है ये आगे इस तरह से डिवाइड हो गई, इधर चली गई I1 तो इधर चली गई I माइनस I1, बेसिकली बराबर बराबर जाएगी सिमेट्री की वजह से, पर मैंने सिंबल ऐसे लिए। तो ये करंट यहाँ से निकल के बाहर हो गई और ये करंट यहाँ से निकल के बाहर हो गई। तो आप देख सकते हैं कि दोनों हिस्सों में करंट सेम नहीं है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसलिए 3 ओम इसका सही आंसर होगा। There is no current in 2 ohm resistance, then the equivalent resistance of the circuit is। तो आप देख सकते हो कि ये सवाल इनकम्प्लीट या तो टाइप हुआ है या इसमें डायग्राम गलत आ गया है, क्योंकि इन्होंने कहा 2 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है, पर हमें इसमें कहीं 2 ओम दिख नहीं रहा, तो टाइपिंग एरर है। अगले सवाल पे चलते हैं। A battery of internal resistance 1 ohm and EMF 3 volt। 3 वोल्ट इसका EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस यही बना लेते हैं, बना लेना चाहिए, अक्सर छूट जाता है नहीं तो ये कैलकुलेशन में। सेंड्स अ करंट थ्रू 1 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। तो इसके साथ हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया है और उस वायर की इंफॉर्मेशन ये है कि ये वायर 1 मीटर लेंथ की है। तो मैं इस वायर का नाम AB रख देता हूँ
इस ए बी वायर की लेंथ हमें 1 मीटर बताई गई ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, और इस ए बी वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। तो करंट का फ्लो बच्चों यहां से होगा इस तरह से, ऐसे यहां पे करंट का फ्लो होगा। तो इस टाइम इस सर्किट को आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में कितनी करंट होगी। तो करंट देने वाला कौन है, ये सेल 3 वोल्ट की, और जिस पाथ पे करंट का फ्लो हो रहा है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना। तो जो करंट ए बी वायर में गई वही करंट हर जगह गई, तो सब कुछ सीरीज में है। और ए बी वायर का रेजिस्टेंस 5 है, और ए बी वायर के रेजिस्टेंस के साथ साथ एक 1 ओम का रेजिस्टेंस ये भी है, तो 5 + 1 6 ओम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। और करंट की वैल्यू 1/2 एम्पियर हो गई। तो ये जो करंट फ्लो आप देख रहे हैं 1/2 एम्पियर है, मतलब ये करंट है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर वो कह रहा है। द पोल्स ऑफ द सेल ऑफ EMF 1.4 वोल्ट आर कनेक्टेड टू 2 पॉइंट्स ऑन द वायर सो दैट नो करंट पास थ्रू दिस सेल। तो अब आगे क्या किया है उन्होंने, आगे उन्होंने यहाँ पे कोई 1.4 वोल्ट की सेल ली है, 1.4 वोल्ट की सेल, और उसके पोल्स को इस वायर पे कहीं इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। और साथ साथ वो ये कह रहा है कि इसमें कोई करंट नहीं आई, मतलब ये जो ब्रांच है इस ब्रांच में कोई करंट का फ्लो नहीं हुआ। तो उधर से कोई करंट इसमें नहीं आई और इसने कोई करंट उधर नहीं दी, ठीक है। देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर इज, तो वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है। देखो बच्चों, अगर मान लो ये मुझे बता देता कि ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, अगर ये मुझे ये बता देता कि ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, तो मैं सीधा ये कह देता कि E = KL है ना, पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट। E = KL, तो E की वैल्यू में 1.4 रख देता। K पोटेंशियल ग्रेडियंट ये पूछ ही रहा है, और बैलेंसिंग लेंथ इसको दे देनी चाहिए थी, तो मैं यहाँ से आंसर दे सकता था। लेकिन अगर इसने मुझे बैलेंसिंग लेंथ नहीं बताई तो फिर अब ये वाला हिंट मेरे काम का नहीं है, ये हिंट मेरे काम का नहीं है। तो फिर हम ये आंसर कैसे देंगे, आओ। अब ये आंसर आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन से, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अगर आप ए बी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहे हैं तो ए बी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ए बी वायर की लेंथ। ए बी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ए बी वायर में आने वाली करंट मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी वायर। तो बच्चों कितनी करंट आ रही है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.5। ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना है 5, और लेंथ ऑफ ए बी वायर कितनी है 1 मीटर। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 2.5 वोल्ट पर मीटर, सेकेंड चॉइस। The resistivity of a potentiometer wire, तो rho is 40 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Its area of cross section is 8 into 10 to the power minus 6 meter square, सब कुछ MKS में। If 0.2 ampere current is flowing through the wire, then the potential gradient is, तो आपसे potential gradient पूछा जा रहा है, तो वापस वही potential gradient क्या होगा, ए बी वायर का potential अपॉन ए बी वायर की लेंथ। ए बी वायर का पोटेंशियल क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर डिवाइडेड बाय एल ए बी। दैट मीन्स आई नॉट अपॉन एल ए बी, और रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, एल ए बी से एल ए बी कैंसिल। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा करंट जो कि ए बी वायर में फ्लो कर रही है मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टिविटी अपॉन एरिया। तो ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। और देखिए तीनों चीजें दे रखी हैं, करंट भी दे रखा है, रेजिस्टिविटी भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा है। तो तीनों की वैल्यू पुट कर लीजिए और आपका आंसर हाजिर है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट पर मीटर में आंसर आएगा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज v। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v गिवन है व्हेन अ करंट I, और करंट का फ्लो I है वायर में। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है बच्चों I = NEAVD। करंट I दे रखी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू V दे रखी है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इफ बोथ द रेडियस एंड करंट आर डबल्ड, इफ बोथ द रेडियस, ओके रेडियस का जिक्र कर रहा है, तो मैं इक्वेशन 1 को इस तरह से थोड़ा चेंज कर दूंगा। I = NE, ए की जगह में लिखूंगा πr² इंटू V। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी।
और अब आगे कह रहा है कि द बोथ द रेडियस एंड करंट आर डबल्ड। अब करंट जो है, जो आई है उसकी जगह अगर 2i हो जाए NE, और ये पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 2r हो जाए, क्योंकि उसने कहा रेडियस को हम डबल कर रहे हैं, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी को v डैश हम मान लेते हैं। तो 2i इज इक्वल टू, आप देखिए ये है NE, ब्रैकेट में है पाई इंटू 4r स्क्वायर एंड v डैश। तो बच्चों i की जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के और यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ i की वैल्यू को। सो दिस इज 2 इंटू NE पाई आर स्क्वायर v, ओके। और राइट साइड में लिखा है 4 NE पाई आर स्क्वायर v डैश। क्या कैंसिल हो रहा है? NE पाई आर स्क्वायर, NE पाई आर स्क्वायर, मतलब 2v इज इक्वल टू 4v डैश, और v डैश की वैल्यू आ गई है v/2, मतलब नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले की आधी होगी। Potentiometer has a uniform potential gradient across it. Two cells E1 and E2 connected in series to support each other, और second part कहा to oppose each other, are balanced over 6 meter and 2 meter respectively on the potentiometer wire. The EMF E1 and E2 of the cells are in ratio. तो बच्चों ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आया है, एकदम फॉर्मूले पर आया है। आइए मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट एक बार याद दिला दूं। तो ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। इसको हम आइडियल वोल्ट मीटर भी कहते हैं, क्योंकि ये उस सर्किट से कोई करंट ही ड्रॉ नहीं करता जिसकी रीडिंग ये बता रहा होता है। इसका एक यूज़ होता है कि ये किसी सेल का ईएमएफ आपको बता सकता है। इसका दूसरा यूज़ होता है कि ये एक से ज़्यादा सेल अगर आपके पास हैं तो उनके ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है। ये किसी सेल के बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस को भी बता सकता है। तो आप देखिए कि ये E1 एक सेल है, ये E2 एक सेल है, तो इस टाइम इस ब्रांच का जो EMF है वो E1 माइनस E2 है, और मान लीजिए कि ये L1 लेंथ पर बैलेंस हुआ, ओके। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के L1, जहां के क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। E1 माइनस E2 के L1। इसी तरीके से अगर ये दो सेल इस तरह से लगी हुई होती ऐसे, और यहाँ कहीं बैलेंस होती L2 पे, तो इस टाइम ये दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो E1 प्लस E2 की वैल्यू हो गई के L2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे वो कितनी चीजें पूछ लेता है? देखो, एक चीज तो वो यहाँ पर यही पूछ लेता है कि E1 और E2 का रेशो बताओ। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दें तो 2E1 की वैल्यू आ जाती है के L1 प्लस L2, और E1 की वैल्यू आ जाती है के L1 प्लस L2/2। E1 की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो E2 आ जाता है, और उसकी वैल्यू होगी L2 माइनस L1/2 टाइम्स ऑफ के। तो ये E1 और E2 की वैल्यू आती है। आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू KL फॉर्मेट में K को छोड़ के जो लिखा होता है वो बैलेंसिंग लेंथ होता है। जैसे E1 माइनस E2 KL1 के बराबर था, तो K को छोड़ के क्या लिखा है? L1, वो बैलेंसिंग लेंथ है। E1 प्लस E2 KL2 लिखा है, K को छोड़ के जो बचा L2 वो बैलेंसिंग लेंथ है। तो देखो इसमें टीचर कितने सवाल पूछ सकता है? इसमें वो पहला सवाल पूछ सकता है कि E1 और E2 का रेशो बताओ। तो E1 और E2 का रेशो, तो बस E1 E2 को डिवाइड कर दो, K/2 से K/2 कैंसिल हो जाएगा, और रेशो आएगा L1 प्लस L2 अपॉन L2 माइनस L1। बच्चों इसमें दूसरा सवाल वो पूछ लेता है कि अगर अकेली E1 को बैलेंस किया जाए, जैसे यहाँ पे E1 माइनस E2 को बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे E1 प्लस E2 को बैलेंस कर रहे हैं, तो वो कहता है अगर अकेली E1 को बैलेंस किया जाए तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी? तो देखो K को छोड़ के जो लिखा है वो बैलेंसिंग लेंथ है, किसका? E1 का। अकेली E1 को अगर बैलेंस किया जाए तो बैलेंसिंग लेंथ होती L1 प्लस L2/2। इसी तरीके से तीसरा सवाल पूछ सकता है कि अगर अकेली E2 को बैलेंस किया जाए तो K/2 को छोड़ के जो लिखा है वो आपकी बैलेंसिंग लेंथ होगी, तो E2 के लिए ये होगा L2 माइनस L1/2। तो इस कॉन्सेप्ट बेस्ड है हमारा सवाल। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा ये सवाल, जिसमें कहा गया कि पोटेंशियोमीटर हैज यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट, टू सेल
E1 and E2, E1 E2 से बड़ा है, कनेक्टेड इन सीरीज टू सपोर्ट ईच अदर और देन टू अपोज ईच अदर। मतलब टू सपोर्ट ईच अदर मतलब E1 प्लस E2, टू अपोज ईच अदर मतलब E1 माइनस E2। तो जब E1 प्लस E2 को बैलेंस किया तो वो 6 मीटर पे बैलेंस हुआ, तो बैलेंसिंग लेंथ 6 हो गई। और जब E1 माइनस E2 को बैलेंस किया तो वो 2 मीटर पे। तो समझ गए, जो दो इक्वेशन मैंने बनाई थी वो दो इक्वेशन अब ये होंगी। तो वो कह रहा है कि E1 और E2 का रेशियो बताओ। तो E1 और E2 का रेशियो बच्चों क्या होगा, दोनों बैलेंसिंग लेंथ का सम अपॉन दोनों बैलेंसिंग लेंथ का डिफरेंस। तो L1 और L2 का सम हो गया 6 + 2 8, दोनों बैलेंसिंग लेंथ का सम 6 + 2 8 और दोनों का डिफरेंस हो गया 6 - 2 4। तो ये हो गया बच्चों 2:1, 2:1, 4 इज द राइट आंसर। Two identical cells of the same EMF, same internal resistance. Two identical cells, same EMF, same internal resistance. Give the same current through an external resistance of 2 ohm, regardless of whether they are connected in series or parallel. The internal resistance of the cell is. देखिए, आप जब तक इस अरेंजमेंट को बनाएंगे नहीं तो पढ़ के तो आपको ये पजल जैसा लगेगा ही। उसने कहा टू आइडेंटिकल सेल, सेम ईएमएफ, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, गिव द सेम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। मतलब आप इन दोनों सेल को चाहे पैरेलल में लगा लें या आप इन दोनों सेल्स को सीरीज में लगा लें, पर जब इनके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जाता है 2 ओम का, तो ये उस रेजिस्टेंस को सेम करंट ही देती हैं इन दोनों सर्किट में। इंटरेस्टिंग ना, इंटरेस्टिंग है सुनने में। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। दोनों केस में करंट सेम आती है 2 ओम में। जितनी करंट इस केस में आ रही है उतनी ही इस केस में भी आ रही है, दोनों बिल्कुल बराबर करंट है। दिस इज ई आर, दिस इज ई आर। तो बच्चों, ये मैं आपको पहले भी एक बार रिवाइज करवा चुका, मुझे याद है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ई नेट कैसे निकलता है और पैरेलल में कैसे निकलता है। जब आप इन दोनों सेल को पैरेलल में सॉल्व करोगे, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू ई नेट, तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके ई ही आएगा और दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है, तो R और R को सॉल्व करके R/2 आएगा। तो इन दोनों सेल को जब मैं एक सेल में कन्वर्ट करूंगा, आइडेंटिकल ईएमएफ की दो सेल जब पैरेलल में लगी होती हैं राइट पोलैरिटी में, तो नेट ईएमएफ उतना ही आता है जितना कि एक सेल का ईएमएफ है ना। कैसे, मैंने फॉर्मूला बताया अभी। आर और आर रेजिस्टेंस भी पैरेलल में थे तो उनको मिला के R/2 बन गया, तो ये सर्किट तो ये बन गया। और ये दोनों सेल बच्चों सीरीज में हैं तो E1 प्लस E2 कर दिया मैंने। E1 प्लस E2 करूंगा तो 2E हो जाएगा और R प्लस R 2R हो जाएगा। इसीलिए इनको मिलाकर जब एक सेल बनेगी तो वो सेल 2E EMF की होगी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2R होगा। बच्चों, यहां पर अगर करंट की वैल्यू लिखी जाए तो वो करंट की वैल्यू होगी करंट देने वाला डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 + R/2 इस सर्किट का। जो करंट 2 में गई वही इस R/2 में भी गई, तो दोनों रेजिस्टेंस अब सीरीज में है। और इस सर्किट में अगर करंट लिखी जाए तो करंट देने वाला कौन है 2E और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जो करंट 2 ओम में जा रही है वही 2R में जा रही है, तो 2 + 2R। दैट्स वन। तो एग्जामिनर ने ये कहा कि ये दोनों करंट सेम हैं। क्या कहा उसने, ये दोनों करंट सेम हैं। तो चलिए, अगर ये दोनों सेम है तो इनको इक्वेट कर देते हैं, इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं। तो E/2 + R/2 इज इक्वल टू 2E/2 + 2R।
बच्चों 2+r/2 को जब तुम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 2+r/2 को, 2+r/2 को जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा और ये 2 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। इसलिए अगला स्टेप आएगा 2e/4+r और इधर 2e/2+2r। 2e हो जाएगा कैंसिल, टेक द रेसिप्रोकल। 4+r बराबर आ गया 2+2r के, या 4 - 2 बराबर आ गया 2r - r के, सॉरी 2r - r के। इसलिए 2 इज इक्वल टू r। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 2 ओम है। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। सेल ऑफ EMF, internal resistance R, is supplying a current of I ampere to the external circuit। तो जो सेल है वो करंट सप्लाई कर रही है एक्सटर्नल सर्किट को। इसका मतलब सेल क्या हो रही है? डिस्चार्ज। जब कोई सेल करंट दे रही होती है किसी सर्किट को तो उस टाइम उस सेल की डिस्चार्जिंग हो रही होती है, उसकी बड़ी वाली प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट से करंट निकल रही होती है, डिस्चार्जिंग हो रही होती है। देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऐसे केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। और अगर कोई सेल चार्ज हो रही होती है तो फिर होता है E प्लस आई आर। ओके, अगला सवाल है बच्चों, लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो जिसको आप AB वायर कहते हो, उस AB वायर की लेंथ दे दी उसने 100 सेंटीमीटर। EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल इज E वोल्ट। समझ गए? स्टैंडर्ड सेल, ये जो सेल यहाँ लगी हुई है, E बोला इसको। It is employed to measure the EMF of a battery whose internal resistance is this. Balance point is obtained at this. From the positive end of the EMF of the battery is. Balance point is obtained at L is equal to 30 centimeter from the positive end. The EMF of the battery is. ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है पूरा, जिसमें एक की भी होती है, एक रियोस्टेट होता है ना। ये आपकी AB वायर है, ये आपका पूरा पोटेंशियोमीटर सर्किट होता है। उसने कहा कि एक सेल है जिसका EMF आप नहीं जानते हैं, E डैश मान लेता हूँ इसके EMF को, तो आपने इसका EMF पता करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर का सहारा लिया, और जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ आई वो ये आई L, और L की वैल्यू बताई गई है 30 सेंटीमीटर, L की वैल्यू। तो आपसे पूछ रहा है कि ये E डैश कितना होगा, तो आप कहेंगे कि E डैश होगा KL। कितना होगा E डैश? E डैश होगा KL, तो K इंटू बैलेंसिंग लेंथ, और बैलेंसिंग लेंथ है बच्चों 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻⁻², 30 सेंटीमीटर। तो अब सवाल उठता है कि K की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और मैं ऊपर का स्पेस थोड़ा यूज कर रहा हूँ, ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ बच्चों। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है AB वायर का पोटेंशियल अपॉन AB वायर की लेंथ। AB वायर का पोटेंशियल और AB वायर की लेंथ, ये होता है। तो उसने ये कहा था कि आप ऐसा समझ लीजिए कि बस एक स्टैंडर्ड सेल लगी हुई है AB वायर के अक्रॉस, मतलब वो इसको नेग्लेक्ट कर रहा है, जो रियोस्टेट लगा हुआ है इसको वो नेग्लेक्ट कर रहा है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया उसने। देखो, जब ये भी होता है तो टोटल होता ये है कि ये जो पोटेंशियोमीटर सर्किट मैं आपको बना के दिखाऊं, दिस इज रियोस्टेट RH, और ये आपकी AB वायर होती है। तो ये जो भी EMF होता है ना, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होता है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होता है, दोनों मिलाकर E के बराबर होते हैं। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रियोस्टेट का और कुछ AB वायर का, कुछ इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो सबका टोटल E के बराबर होता है। लेकिन अगर रियोस्टेट को ही नेग्लेक्ट कर दिया जाए, रियोस्टेट के बारे में कुछ ना बताया जाए, मतलब रियोस्टेट है ही नहीं ये मान लिया जाए, तो ऐसे केस में इस बैटरी का जितना भी ये पोटेंशियल डिफरेंस है सारा का सारा AB वायर के पास ही होगा। इसलिए AB वायर का जो पोटेंशियल है फिर वो आपकी स्टैंडर्ड सेल के EMF के बराबर होना चाहिए, और AB वायर की जो लेंथ है उससे यहाँ पे डिवाइड कर दो तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल अपॉन AB वायर की लेंथ, और AB वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर।
मल्टीप्लाइड विद 30 इंटू 10⁻²। तो 10⁻² कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 3e/10 मतलब 0.3e इसका ईएमएफ होगा।